जब लोअर मोस्ट पॉइंट पे वो पहुंचा तो उसको तो हमने रिलीज किया है, हम तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे सोच रहे हैं कि अगर ये लोअर मोस्ट पॉइंट पे आ रहा है तो कितना उसका डिस्प्लेसमेंट है। अब अगर थोड़ा सा विजुअलाइजेशन थोड़ा सा और करेंगे तो ये ब्लॉक जब जब नीचे आएगा तो यहाँ से आ रहा है तो किसी वेलोसिटी से आ जाएगा, किसी वेलोसिटी से आएगा तो फर्दर क्या होगा, वो ऐसे मूव करते 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 अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा मतलब अल्टीमेटली क्या है कि जिस पोजीशन से स्टार्ट किया था, जिस लेवल से स्टार्ट किया था, वो फाइनली वैसे पहुंच जाएगा। तो बाद की पोजीशन जो है इस टाइप की हो जाएगी, यहां से यहां। अब इस मोमेंट पे क्या होगा, इस मोमेंट पे क्या है कि इस मोमेंट पे ये सिस्टम जो है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा। अब इसके बाद कहोगे कि सर इसके बाद क्या ऊपर चला जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। ऊपर क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी जिस हाइट तक उसको पुल कर रही है उसी हाइट तक वो जा पाएगा मैक्सिमम, क्योंकि ग्रेविटी है सिर्फ। और बाकी क्या है, और बाकी जो है यहाँ पे इंटरनल फोर्सेस हैं, इंटरनल नॉर्मल रिएक्शन है, वो सब कुछ काइनेटिक एनर्जी कुछ देंगे नहीं। तो ये क्या है कि जब यहाँ आएगा और मैक्सिमम हाइट जो इनिशियल लेवल है, जैसे मान लो कि ये कैविटी है, तुम इसको छोड़ दो, इसको जो है मूव करता हुआ मत मानो। कई के दिमाग में तो टेंशन हो रहा होगा, लेकिन सोच रहा हूँ अरे यार ये तो बहुत ही आज अत्याचार चल रहा है। अत्याचार नहीं है, सुनो, सोचने के लिए तुम्हें स्टेप बता रहा हूँ। तुम इसको फिक्स मानो, फिक्स मानोगे तो इस कैविटी में मान लो तुमने यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया, यहाँ से ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया तो ये कहाँ तक जाएगा, स्मूथ है बिल्कुल, अगर तो यहाँ से जाएगा स्लाइड करके यहाँ पहुंच जाएगा। उससे ऊपर जाएगा, उससे ऊपर तो नहीं जाएगा भाई, यहाँ पे ग्रेविटी ने जितना पॉजिटिव वर्क किया उतना ही जो है यहाँ तक नेगेटिव वर्क करेगा, एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ से आएगी। तो जिस हाइट से हम रिलीज करेंगे तो एनर्जी कंजर्वेशन से मैक्सिमम उसी हाइट तक जा सकता है। तो अब यहाँ पे अगर फ्रिक्शन नहीं है तो एनर्जी का लॉस करने वाला कौन है, कोई नहीं। फ्रिक्शन है नहीं, स्मूथ सरफेस है, तो एनर्जी का लॉस करने वाला कोई नहीं है। सर। तो जिस हाइट से हम उसको रिलीज करेंगे वो उसी हाइट पे जाएगा, पहले उसको फिक्स की तरह से सोचो। उसके बाद अब इसको सोचो, ये क्या है कि भाई सरफेस स्मूथ है तो ये अगर इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है तो ये लेफ्ट की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है, तो ये क्या होगा, ये कुछ इधर डिस्प्लेस होगा। मतलब कितना, जो भी है उसको हम कैलकुलेट तो कर ही सकते हैं, 2r - r इंटू स्मॉल एम बाई कैपिटल एम प्लस एम आएगा, जैसे r - r के लिए किया है वैसे 2r - r के लिए कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा, फिर से ग्रेविटी ऐड कर रहा है, फिर से फोर्स ऐड करेगा, तो ये सिस्टम जो है वो ऑसिलेट करेगा। तो लोग विजुलाइज कर पा रहे हैं, जस्ट फन फैक्ट के लिए, यहाँ से रिलीज करेंगे हाँ तो ये जो है ऐसे, ये इधर जाएगा, फिर ये इधर आएगा, फिर ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये प्रोसेस जो है इसका चलता रहेगा। कहेगा कि सर क्या कभी रुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं अगर हम फ्रिक्शन को टोटली एब्सेंट मानते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन ही एक ऐसा एजेंट है जो कि एनर्जी को वेस्ट कर देता है, काइनेटिक फ्रिक्शन उसमें से भी। तो जब कहीं पे हम फ्रिक्शन नहीं मान रहे हैं तो देयर विल बी नो लॉस ऑफ एनर्जी, हाँ सर। एनर्जी का कोई लॉस नहीं होगा, और इंडिविजुअल पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं तो ये सिस्टम जो है ऐसे ऐसे ऑसिलेशन होता रहेगा। ठीक है, समझ गए। सर गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट जिससे चलता रहेगा। अब जो एक्सपेरिमेंट है यार, तुम ये समझे कि नहीं, इसका यस सर। ऑसिलेशन मोशन अगर पूछा जाता है तो क्या बताओगे, ऑसिलेटरी मोशन है। ऑसिलेशन। और इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस डायरेक्शन में है, नेगेटिव डायरेक्शन में है। अब पूछा हुआ है, ये देखो ये हमने फाइंड किया है सिर्फ कैपिटल एम का। नेक्स्ट में पूछा हुआ है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट किधर है, 0 एक्स में है। 0। सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट हमें नहीं। दोनों देखना होगा, एक्स में एंड वाई में। तो एक्स में तो डिस्प्लेसमेंट है नहीं, क्योंकि यही तो फाइंड किया है। बट हाँ सर। सेंटर, एक पार्टिकल डाउनवर्ड तो आ रहा है, तो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट नो वाई सर। में, वाई में है। सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट हाँ सर। वाई में है, y1 = m1 डेल्टा y1 प्लस m2 डेल्टा y2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो ये y1, y1 वन पार्टिकल में डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल m को m लेते हो तो दोनों इनिशियल y कोऑर्डिनेट ये था, इनिशियल पोजीशन ये थी, फाइनल पोजीशन ये है। व्हाट इज चेंज इन y कोऑर्डिनेट, चेंज इन y कोऑर्डिनेट इज r माइनस आर, r माइनस आर। तो r माइनस आर है अगर, तो y कोऑर्डिनेट में r माइनस आर, डेल्टा y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू डेल्टा y, डेल्टा y, स्मॉल स्फीयर नीचे फॉल कर रहा है, नीचे फॉल कर रहा है, माइनस आर,
प्लस क्या कैपिटल एम का कोई डिस्प्लेसमेंट है? नहीं। कैपिटल एम का डिस्प्लेसमेंट वाई में क्या वो नीचे जीरो। ऊपर जा रहा है? नहीं हो रहा है, वो तो केवल हॉरिजॉन्टल जा जीरो रहा है। तो ये होगा 0 डिवाइडेड बाई एम जीरो, ये एम प्लस प्लस स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास? तो वाई में सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट है और उसका मैग्नीट्यूड माइनस एम आर, एम प्लस एम, एम प्लस एम, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। माइनस का मतलब है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो डिस्प्लेसमेंट टोटल हुआ इसका ये। सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट में नो डिस्प्लेसमेंट, बट वाई कोऑर्डिनेट में यस डिस्प्लेसमेंट। कितना हुआ वो डिस्प्लेसमेंट? एम आर माइनस आर डिवाइडेड बाई एम प्लस एन। समझ पाए कुछ? यस सर। हाँ सर। यस सर। यस सर। तो ये ओवरऑल एनालिसिस है और इसके ये स्टेप है। रिलीज किया, फोर्स नहीं है, फोर्स नहीं है तो एक्स में फोर्स नहीं है, क्या वाई में भी नहीं है? वाई में है, वाई में तो डिस्प्लेस हो रहा है, तो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट वाई में होगा। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझो। यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट ऑफ कैपिटल एम फाइंड कर रहे हैं, एक कंपोनेंट का डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर रहे हैं। यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास चेक कर रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास वाई डायरेक्शन में है बट एक्स डायरेक्शन में नहीं है। अब सेम ही क्वेश्चन अगर पूछा जाता, सेम ही क्वेश्चन, डिफरेंस समझने की कोशिश करो अपने दिमाग में मेंटली कि दोनों में डिफरेंस क्या हो रहा है। कि सेम ही क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे बोलता कि यहां पे क्या है, यहां पे एक वॉल है, यहां पे एक वॉल है और उस वॉल के अगेंस्ट ऐसे इस सिस्टम को रिलीज किया गया। ये जो है ये एक वॉल है, यहां से इस वॉल के अगेंस्ट में सिस्टम को रिलीज किया गया। सब कुछ एवरीवेयर फ्रिक्शन इज एब्सेंट, ये स्मॉल एम है, डेटा सब कुछ सेम है। अब तुम्हें ऊपर वाले क्वेश्चन और ये नीचे वाले क्वेश्चन में डिफरेंस समझना है कि क्या डिफरेंस हो रहा है ऐसा। अब यहां पे अगर मैं हाँ सर। सेम क्वेश्चन को रिपीट करूं, सेम क्वेश्चन को रिपीट करूं तो आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ कैपिटल एम एंड सर एक्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ में भी सेंटर जीरो। ऑफ। डिस्प्लेसमेंट वो नहीं होगा। जीरो। डिस्प्लेसमेंट ऑफ कैपिटल एम एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा? बताओ जल्दी, जल्दी बताओ। सर आंसर क्या? डिस्प्लेसमेंट ऑफ एम तो जीरो होगा और नीचे वाला सेम ही रहेगा। यस सर, नीचे वाला सेम रहेगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एम जो वो जीरो होगा सर, और क्योंकि नेगेटिव में डिस्प्लेस होगा, लेफ्ट में वो वॉल है तो डिस्प्लेस नहीं हो पाएगा। और और कोई, और कोई? ठीक है। अब इस साइड से जो था, जो डिस्प्लेसमेंट इसका इस साइड हो रहा था, वो वॉल के वजह से रेस्ट्रिक्ट हो रहा है। मतलब वॉल एक फोर्स अप्लाई कर रहा है। वॉल जब फोर्स अप्लाई कर रहा है तो अब हमारे इस केस में अगर हम देखते हैं तो क्या इस सिस्टम के ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स जीरो है? नहीं है। सर देखो जो बेसिक मेथोडोलॉजी मैं नो फॉलो कर रहा सर। हूँ, सेम ही चीज को दिमाग में रन करना है, बिल्कुल कॉपी पेस्ट। यहाँ से फोर्स आएगा, यहाँ से फोर्स आएगा, ये ऐसे है। तो अभी एफ एक्सटर्नल अलोंग एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, एफ एक्सटर्नल अलोंग वाई नॉट इक्वल टू जीरो। इसका कंक्लूजन क्या हुआ? कि सेंटर ऑफ मास दोनों डायरेक्शन में डिस्प्लेस करेगा। सेंटर ऑफ मास दोनों डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करेगा। अगर फोर्स है तो भाई डिस्प्लेसमेंट एक्सीलरेशन होगा, कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा। मतलब ये यहां से यहां से यहां से यहां से जब आएगा तो हम क्या लिखेंगे? डेल्टा एक्स सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेसमेंट ऑफ कैपिटल एम इज इक्वल टू जीरो। फॉर डेल्टा एक्स सेंटर ऑफ मास हम फोकस करेंगे, दैट इज इक्वल टू m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। जल्दी से ये बता दो कि m1 का डिस्प्लेसमेंट कितना है। अगर इस स्फीयर को हम लेते हैं तो ये तो डिस्प्लेस ही नहीं हुआ। जो हुआ कितना हुआ? r माइनस आर पॉजिटिव डायरेक्शन में हुआ। कैपिटल एम हाँ का तो सर। डिस्प्लेसमेंट जीरो है, डिवाइडेड बाई स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। ये हुआ एक्स में डिस्प्लेसमेंट किसका? सेंटर ऑफ मास का। कैसे हो रहा है भाई? वो वॉल इधर से फोर्स अप्लाई कर रहा है और
डेल्टा वाई सेंटर ऑफ मास, डेल्टा वाई सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1, मतलब स्मॉल m, y कोऑर्डिनेट कितना जा रहा है, माइनस जा रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो माइनस r माइनस आर डाउनवर्ड डायरेक्शन में गया सेंटर ऑफ मास, प्लस कैपिटल M का जीरो, कैपिटल M का जीरो डिवाइडेड बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल M, दिस इज इक्वल टू माइनस माइनस आर डिवाइडेड बाई m प्लस m. What is the displacement of center of mass? Displacement of center of mass तो x में भी कुछ चेंज हुआ, y में भी कुछ चेंज हुआ, दोनों में चेंज हम लिख लेंगे वेक्टर वाइज, तो ये हो जाएगा डेल्टा x i कैप, डेल्टा y j कैप, m r माइनस r डिवाइडेड बाई m प्लस m i कैप एंड माइनस m r माइनस r m प्लस m j कैप. मैग्नीट्यूड कोई पूछेगा इस केस में, अब तो हमने फोर्स अप्लाई किया, मैग्नीट्यूड जो है पूछा, तो ये हो जाएगा डेल्टा आर का मॉड इज इक्वल टू एम आर माइनस आर बाई एम प्लस एम रूट 2. कहीं समझ तो नहीं गए, कहीं टेंशन में चल रहे हैं, क्या हो रहा है यार ये सब, ये कैसे क्या हो रहा है. सर इसको एक और बात मतलब ब्रीफ कर दीजिएगा. कि पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस करना है, कि मैं जैसे मान लो तुम अगर उसके यहाँ तुम खड़े रहोगे ना, तो तुम्हें फोर्स फील होगा जब वो नीचे आएगा, तो जब तुम फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो फोर्स अप्लाई करने से सेंटर ऑफ मास जाएगा. अब सेंटर ऑफ मास, ये चीज दिमाग से इतना हो गया सेट कि फोर्स एक्ट कर रहा है, सेंटर ऑफ मास जाएगा. अब कैसे फाइंड करेंगे उसको, इक्वेशन पे हम चले जाएंगे. डेल्टा एक्स सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 डेल्टा x1 m2 डेल्टा x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2. यहाँ से कि अब हम तो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, कैपिटल M इधर जाना चाह रहा है लेकिन वो जाने नहीं दे रहे, उसको रोका हुआ है वहां पे, तो कैपिटल M का डिस्प्लेसमेंट तो हो गया जीरो. अब सेंटर ऑफ मास के लिए जाना है तो तुम्हें ऐसे हवा में कुछ नहीं आएगा बिल्कुल से क्लू, तुम बेसिक इक्वेशन पे जाओगे. डेल्टा एक्सीएम देखते हैं, डेल्टा एक्सीएम इज इक्वल टू जो इक्वेशन है, डेल्टा वाईसीएम जो इक्वेशन है. अब हमारे कंपोनेंट है स्मॉल m एंड कैपिटल M है, तो स्मॉल m का x में डिस्प्लेसमेंट है, पहले भी था उतना ही डिस्प्लेसमेंट r माइनस आर, बट पहले क्या है कि ब्लॉक के ऊपर कैपिटल M के ऊपर कोई फोर्स नहीं था, तो वो पीछे चला जा रहा था, तो पहले स्मॉल m तो जा रहा था, साथ ही साथ वो कैपिटल M भी कुछ जा रहा था और सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस नहीं हो रहा था. बट अभी फोर्स हमने अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, तो अब ऐसा नहीं है कि जब फोर्स जीरो नहीं होगा तो क्या होगा, उसका कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, वो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ऐसे फाइंड कर लेंगे. m1 डेल्टा x1 m2 डेल्टा x2, m2 जो है नहीं मूव किया, कैपिटल M नहीं मूव किया, उसका जीरो पुट कर दिया. फिर डेल्टा वाई तो कैपिटल M का फिर से y भी नहीं चेंज हो रहा है, जो भी चेंज हो रहा है उसी का चेंज हो रहा है, तो ये जो है ये ऐसे मूव करेगा. तो सेंटर ऑफ मास इफेक्टिवली तो ये फिक्स टाइप का ही हो गया ना, अरे इफेक्टिवली तो ये फिक्स टाइप का ही हो गया. अगर ऐसे मान लो नहीं जा रहा है तो तुम ऐसे सोचो कि इफेक्टिवली तो ये फिक्स ही हो गया कैपिटल M. बहुत प्रेशर में आ जाते हो क्योंकि तुम डर जाते हो बिना मतलब के, दिमाग को लाइट रखो, फ्री फंड से सोचो, आराम से सब यहाँ से. ये तो अब मान लो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये तो फिक्स ही हो गया ना, ये अब फिक्स हो गया तो कोई पार्टिकल यहाँ से यहाँ आएगा, तुमसे पूछा जाएगा बताओ डिस्प्लेसमेंट. अगर यही चीज काइनेमेटिक्स में जब बताया जाता था, ये मान लो फिक्स है, ये सर्कुलर पाथ पे आ रहा है, तुमसे पूछा जाएगा अभी इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बताओ, बहुत खुशी खुशी बता दोगे, यही तो डिस्प्लेसमेंट होगा शॉर्टेस्ट पाथ, ये आर माइनस आर, ये आर माइनस आर, तो यही हो जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट. स्मॉल m का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, r माइनस आर रूट 2. What is displacement of center of mass? The displacement of center of mass m1 r1 plus m2 r2 divided by m1 plus m2. तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास ही पूछा गया है, तो एक पार्टिकल का तो डिस्प्लेसमेंट ऐसा है, दूसरे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो ये देखोगे किसका डिस्प्लेसमेंट है, स्मॉल m इंटू आर प्लस आर डिवाइडेड बाई सेंटर ऑफ मास में टोटल मास आ जाएगा. वही देखो यहाँ पे आंसर आया, समझे एस्पायर. सर ये रूट 2 वाला जो है हाँ सर वो डिस्प्लेसमेंट के लिए ही होगा ना, मतलब डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट वो नहीं होके, मतलब कोऑर्डिनेट्स अब कंसीडर नहीं लेके.
नहीं, कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट के लिए नहीं, डिस्प्लेसमेंट के लिए ये। ठीक है सर। क्या हो गया भाई? क्यों सौम्यदीप? Yes, sir. आशुतोष, समझ पा रहे हो? देख लो किसी, मतलब ओवरऑल इसमें कि हमने उसको रिलीज किया तो वो ऑसिलेट करना स्टार्ट किया। अगर हॉरिजॉन्टल में नहीं है तो उसका जो है वाई में सिर्फ डिस्प्लेसमेंट है, एक्स में नहीं है। अब मान लो हम क्या करते हैं कि उसको होल्ड कर लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं तो क्या होगा, तो होल्ड कर लेते हैं तो अब हॉरिजॉन्टल से भी फोर्स है, वर्टिकल से भी फोर्स है, एक्स में भी डिस्प्लेसमेंट होगा, वाई में भी डिस्प्लेसमेंट होगा। और उसको बेसिक जो इक्वेशन है उसको लिखते जाएंगे, कैलकुलेट करते जाएंगे। एक्स देखना है, एक्स देखोगे तो वाई भूल जाओगे, वाई देखोगे तो एक्स के बारे में सोचोगे। सिर्फ एक टाइम पे, वन एट ए टाइम, एक कोऑर्डिनेट को देखना है तो एक ही टाइम उसी पे फोकस करेंगे बस। तो ये इसका कंप्लीट, इस सिस्टम का जो है कंप्लीट एनालिसिस। अब इसमें से कोई भी क्वेश्चन होगा वो यही सब चीज़ों को इधर उधर इधर उधर, कि मोमेंटम, ये फोर्स इज जीरो, फोर्स इज नॉन जीरो, सेंटर ऑफ मास विल डिस्प्लेस और नॉट डिस्प्लेस, इट विल डिस्प्लेस इन पॉजिटिव डायरेक्शन, इट विल डिस्प्लेस इन नेगेटिव डायरेक्शन, in which case displacement will be maximum, in which case small m will displace more, capital M will displace more। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। सिस्टम will perform oscillation। तो क्वेश्चन के कोई भी डायमेंशन पूछा जा सकता है। अगर कंप्लीट सिचुएशन के बारे में जानते हो तो कोई भी क्वेश्चन किसी भी टाइप का आएगा, वो कंप्रेंशन आए, मल्टीपल करेक्ट आए, सिंगल करेक्ट आए, इंटीजर आए, सब कुछ कैलकुलेट करोगे। ठीक है, एस्पायर चलें? एक्सपायर तो नहीं हो रहा हो यस सर। ना कुणाल? यस नमस्कार। यस। ठीक है, चलो इसको जो है, तो इसको एक बार फिर से रिवाइज करोगे ही। इसके Yes, ऊपर sir. मैं ऐसा ही क्वेश्चन दे यस रहा हूँ, ऐसा ही क्वेश्चन दे रहा हूँ तुम्हें सॉल्व करने के लिए। उसको जो है सॉल्व करोगे कि अ, ऐसा एक कार्ट है, इस कार्ट पे ये एक स्टैंड है, इस स्टैंड से ऐसे, ऐसा एक स्टैंड है, फिक्स है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम स्ट्रिंग से अटैच करके, ये एल लेंथ का है। तो यहाँ से थीटा पे हमने इसको रिलीज किया, थीटा से रिलीज करेंगे तो ये ऐसे 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 ये इधर आएगा और ये थीटा पे आएगा। इसका मास स्मॉल एम है और इस कार्ट प्लस स्टैंड एवरीथिंग टोटल पेंडुलम के अलावा जो भी है सबका मास है 5m, 5 स्मॉल एम। ये ग्राउंड पे है भाई। तो यहाँ से ये यहाँ पे है, यहाँ से इसको रिलीज किया। मतलब एंटायर कार्ट का ही 5 है ना? हाँ इंटायर, एक्सेप्ट दिस पार्टिकल, पार्टिकल का मास स्मॉल एम है और उसके अलावा जितना भी है, ये स्ट्रिंग है, ये स्टैंड है, ये कार्ट है, सबका मास जो है 5m है। इस स्ट्रिंग की लेंथ है, थीटा से रिलीज किया और वो घूमते घूमते जो है फाइनल थीटा पे जा रहा है। तो हमें बताना है कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। इसको थोड़ा विजुअलाइज करना, ये भी क्या होगा जब ऐसे ऐसे डिस्प्लेस होगा तो ये कार्ड भी कुछ ये टेंशन वेंशन एक्ट करेगा, टेंशन की वजह से ये भी क्या होगा, ये ऐसे ऐसे ये भी दोनों जाएंगे। तो हमें ये बताना है फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार्ट व्हेन स्मॉल m reaches at point B। Find displacement of cart when small m reaches at B। Small m reaches at the opposite end, opposite एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं, या B से A है एक्सट्रीम पोजीशन, अदर एक्सट्रीम व्हेन स्मॉल दिस पेंडुलम रीचेज एट अदर एक्सट्रीम, दूसरे एक्सट्रीम पे जब पहुंचता है, B पॉइंट पे पहुंचता है, देन व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार्ट, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार्ट। ठीक है,
Yes, sir. इसको अटेम्प्ट करना है। Yes, sir. तो इसको अटेम्प्ट करना है। तो ये है, इस तरीके से बहुत सारे केसेस पॉसिबल हैं अलग अलग। सेंटर ऑफ, बहुत सारे पार्टिकल मूव करते हैं तो हम सेंटर ऑफ मास को याद करते हैं, सेंटर ऑफ मास को लोकेट करते हैं और उसके रेस्पेक्ट में पार्टिकल्स को लोकेट करते हैं। अब इसमें क्या है कि जैसे फिर से हम वो इक्वेशंस पे चले जाते हैं जो हमारा इक्वेशंस था। इक्वेशन ये था कि कैपिटल M इंटू ए सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू F एक्सटर्नल। F एक्सटर्नल इज इक्वल टू, मतलब एक्सटर्नल फोर्सेस को डिसाइड करेगा। तो इसको ही हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो F एक्सटर्नल होगा, F एक्सटर्नल पूरे सिस्टम पे, दिस F एक्सटर्नल इज इक्वल टू डेल्टा P, डेल्टा P, न्यूटन सेकेंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। F एक्सटर्नल जो है वो सिस्टम का, पूरे सिस्टम का मोमेंटम, डेल्टा P बाई डेल्टा T, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। F एक्सटर्नल जो भी नेट फोर्स ऐड कर रहा है वो क्या होगा, डेल्टा P हम लिख सकते हैं, डेल्टा P सिस्टम बाई dt। तो अब डेल्टा P सिस्टम क्या है भाई, P सिस्टम अगर हम ऐसे देखेंगे, एक तो इक्वेशन ये हुआ, उसके बाद हम P सिस्टम के बारे में देखते हैं। तो कैपिटल M इंटू VCM, VCM इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3, M3 है MNVN। ये तो मास पे नहीं होगा, ये स्केलर क्वांटिटी है। तो MNVN, अब ये क्या है, इंडिविजुअल पार्टिकल के लीनियर मोमेंटम, इंडिविजुअल पार्टिकल के लीनियर मोमेंटम। ये जो है ये लीनियर मोमेंटम है, 1 का लीनियर मोमेंटम है, ये 2 का लीनियर मोमेंटम है। लीनियर मोमेंटम क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है, हाँ वेक्टर क्वांटिटी है। उसकी डायरेक्शन किधर होती है, डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होती है। वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होती है, वेलोसिटी की डायरेक्शन पाथ के टेंजेंशियल डायरेक्शन में होती है। तो ये है सारे कंपोनेंट के मोमेंटम। ऐसे करते करते हमारे एन टर्म्स हैं, एन टर्म्स हैं ये। और ये क्या है, m इंटू VCM। अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी में टोटल मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल रहा है, लीनियर मोमेंटम ऑफ टोटल सिस्टम। यस सर। ये तो सिस्टम ही है, सारे लीनियर मोमेंटम को ऐड कर रहे हैं तो वो आ रहा है टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। मतलब ये क्या है कि लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम अगर हमें लिखना है तो इंडिविजुअल मोमेंटम को ऐड करेंगे या फिर क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी फाइंड करेंगे और उसमें टोटल मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब पूरे सिस्टम का एक सिंगल रिप्रेजेंटेटिव सेंटर ऑफ मास। तो ये हुआ। अब ऐसा तो हमने लिख लिया। अब अगर इसकी जो है वेलोसिटी में चेंज जीरो है, इसकी वेलोसिटी में चेंज जीरो है, कब जीरो होगा, जब एक्सेलरेशन जीरो है। वेलोसिटी में चेंज जीरो होगा जब एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब क्या है, जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, इंटरनल नहीं, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। तो जब एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है, इस इक्वेशन से फ्रॉम 1 है और ये फ्रॉम 2 है, when external force acting on system is zero, if F external acting on system is zero, F external zero है तो क्या बोलेंगे कि डेल्टा P सिस्टम इज जीरो, यस सर। डेल्टा P चेंज इन वेलोसिटी विल बी चेंज, जीरो। चेंज इन मोमेंटम जीरो। जब चेंज इन मोमेंटम यस जीरो है सर। मतलब क्या है, इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू Remains conserved. फाइनल मोमेंटम फाइनल ऑफ मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। सिस्टम। तो linear momentum of system remains conserved when external force acting on system is zero. जीरो। यस सर। सर इधर हम लोग लिख सकते हैं कि एक्टिंग ऑन द, मतलब एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो, नहीं तो ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस की अलजेब्रिक सम अप टू जीरो। All external forces, sum of net external forces, linear momentum of system is conserved. सिर्फ एक ही थोड़ी है ये, conserved यस। when external forces
acting on it is 0. मतलब conservation of linear momentum, conservation of linear momentum, COLM, is valid when F external is 0. What is conservation of linear momentum? Linear momentum of system will remain conserved when external force acting on system is 0. ठीक है, ये जो है एक फूड फॉर थॉट है आज के लिए। ये सोचना है कि इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं वो सारे जो है मूव कर रहे हैं, जो भी हमने केसेस लिए हैं इसमें, चाहे वो चार्ज पार्टिकल अट्रैक्ट कर रहे हो या मैन जो है प्लैंक के ऊपर वॉक कर रहा हो या जो भी है वो स्फीयर कैविटी के अंदर आ रही हो, उसमें हम सोचेंगे कि भाई एक्सटर्नल 0 था, जिस डायरेक्शन में फोर्स 0 होगा उस डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व होगा। एक्स में 0 है तो एक्स में कंजर्व होगा, वाई में 0 है तो वाई में कंजर्व होगा, दोनों में 0 है तो दोनों में कंजर्व होगा। ठीक है, दोनों में 0 होगा तो दोनों में लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ये हमारे उसी इक्वेशन का एक और कंक्लूजन है। एक और पहला कंक्लूजन हमने डेल्टा एक्ससीएम को 0 करके बहुत सारे एप्लीकेशन देखे। अब हम देख रहे हैं कि अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा तो लीनियर मोमेंटम में चेंज भी 0 होगा, मतलब लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम 0 होगा, मतलब जो इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम था फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम भी वही होगा। समझ पाए ये स्टेटमेंट? ये बस सोचने के लिए, सोचने के लिए थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं कि थोड़ा रिवाइज करोगे तो चीज़ें दिमाग में रहेंगी। चीज़ें मतलब ये साइकोलॉजी का एक कंक्लूजन है कि दिमाग में जो इनकम्प्लीट चीज़ रहती है दिमाग उसको कंप्लीट करने के लिए सोचता रहता है, तो थोड़ा सा ये रहेगा दिमाग में तो बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। तो एक ये क्वेश्चन करना है और बाकी ये डिस्प्लेसमेंट्स वाले करने हैं। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय करो, रिवाइज करो और अभी ज़्यादा मेहनत करो। ठीक है, जब कोई एग्ज़ाम नहीं होता है तो एफर्ट ज़्यादा लगाना चाहिए, मत कि जब एग्ज़ाम आए तब जो है तुम्हारे स्टडी आवर्स वर्सेस टाइम ग्राफ, यहाँ पे एफर्ट वर्सेस टाइम ग्राफ अगर मान लो एग्ज़ाम यहाँ पे है तो ये इस टाइप का होता है, और उसके बाद तो मुझे लग रहा है ऐसे जा रहा होगा, हैं क्लास में भी सो रहे होगे। तो इस चीज को नहीं करना है, ये चीज ठीक है स्टार्टिंग में कम हो, मेरे एग्जाम से पहले जो है ज्यादा अच्छे से करना। चलो ठीक है, ब्रेक लो, फिर नेक्स्ट क्लास होगी तुम्हारी। बाय बाय, हैव अ गुड डे, एंड करते हैं आज। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir.